गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 16 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से हम लोग कुछ टॉपिक करने वाले हैं। देखिए आज नंबर ऑफ टॉपिक थोड़े कम है न्यूज़पेपर के अंदर। आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस को भी देखने की कोशिश किया लेकिन वहां पे भी कोई बहुत खास आर्टिकल मुझे लगा नहीं, लेकिन जो आर्टिकल है वो अच्छे वाले हैं। खासकर आज हम लोग दो एडिटोरियल को डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। पहला एडिटोरियल रहने वाला है यूरो सेंट्रिक वर्ल्ड के बारे में और दूसरा रहने वाला हेट स्पीच के बारे में, और दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे एक मेंस के लिए आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो आपको बताऊंगा। तो जीएस पेपर 3 से उसको हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। NIRF रैंकिंग इशू हो गई है 2022 के लिए। इसी में आपको ये पता चल सकता है कि इंडिया में टॉप मोस्ट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। एससीओ के बारे में बात करेंगे, मतलब शंघाई कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी बेसिकली एक्सपेंशन हो रही है और दो नई कंट्री यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं और वैसे आज एडिशनल आर्टिकल हमारे पास कुछ है नहीं, घिसे पीटे से टॉपिक थे सारे के सारे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, लेकिन एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या है आज पूरा मामला। बट फिर से हमेशा की तरह बोलना चाहूंगा कि एनालिसिस को शुरुआत करने से पहले ही लाइक बटन पे क्लिक करें और तब हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो लाइक बटन दबाना है सभी बच्चों ने, सभी एस्पिरेंट्स ने, जो भी लोग सुन रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यह पहला जो टॉपिक है वो है गोटाबाया क्विट्स, रनील स्वोन इन एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। राइट, तो ये भैया भाग गए हैं, तो इन्होंने रिजाइन दे दिया है। और तो कोई चारा इनके पास था ही नहीं, रास्ता था ही नहीं। तो पहले मालदीव गए, वहां से भाग के जो है सिंगापुर गए, अभी इनका कहीं और जाने का प्लान हो सकता है। तो इन्होंने बेसिकली वहां से बैठे बैठे अपना रेजिग्नेशन यहाँ पे बेसिकली दे दिया है। तो रनील जी जो है वो नए प्रेसिडेंट आएंगे। अब मुझे लगता तो नहीं वहां पे सोल्यूशन निकल पाएगा, क्योंकि किसी के पास कोई ऐसा सोल्यूशन तो है नहीं कि वो अचानक से कैसे डॉलर पैदा कर देगा। तो डॉलर के लिए तो भाई आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या रहने वाला है। लेकिन समस्याएं श्रीलंका में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं ऑफ कोर्स, और हम लोगों को इससे लेसन लेने की जरूरत है डेफिनेटली इंडिया को। जिस तरह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है भैया लगातार, रोज 5 से 6 बिलियन, 8 बिलियन, 10 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है। तो लेट्स सी कहां पे जाके वो रुकता है और आरबीआई गवर्नमेंट यहाँ पे क्या एक्शन करती है। खैर देखना रहेगा हमारे लिए। IITM रैंक्ड कंट्रीज टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। एक बहुत अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ है नई दिल्ली के अंदर। स्कूल गर्ल गैंग रेप्ड इनसाइड अ कार। बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। तो 3 लड़के थे। गुड़गांव का जो है ये साउथ दिल्ली और वेस्ट का उधर का केस है, वसंत विहार का। और 3 लड़के थे, 23, 25 और 35 साल की एज थी, जिसमें से एक लड़का जो है वो इसका लड़की का जो है बॉयफ्रेंड था। मेरे ख्याल से वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी, 9वीं 10वीं क्लास में। और जो है कार में लेके जाके रेप कर दिया गया। दैट इज सो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। और दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के हिसाब से, दिल्ली पुलिस के आंकड़े कहते हैं कि 98.8% केसेस के अंदर जो रेप केस होते हैं वो पर्सन नॉन होता है ना। वो आपका नॉन पर्सन होता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, दूर का दोस्त भी हो सकता है। तो कितना, तो इसलिए हम सब आपको भी अलर्ट करना चाहते हैं कि आप हमेशा अलर्ट रहिए। ठीक है, अपनी लाइफ की बात है, डिग्निटी की बात है, सुरक्षा की बात है, तो प्लीज आप अपने आसपास चीजों को देखिए, अलर्ट रहिए। ठीक है, क्योंकि अलर्ट रहना सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी अनहोनी को रोकने का। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, प्लीज आप अपने फैमिली में अपने दोस्तों को थोड़ा सा समझाइए, बुझाइए। और सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं हम लोग, लेकिन जो है अलर्ट रहने की जरूरत है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो रहने वाला ये वाला, पब्लिक कैपेक्स प्लान की टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ। देखिए कई सारे वो कीवर्ड यहाँ पे ये हेडिंग के अंदर है। पब्लिक केपेक्स प्लान और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। पब्लिक मतलब जैसे हम लोग, आप लोग और गवर्नमेंट, ये पब्लिक है। पब्लिक में गवर्नमेंट भी आती है। केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लान मतलब जैसे जिसको हम लोग जो है बजट बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप जो है इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के कंपैरिजन में बजट, बजट इज समथिंग विच टॉक्स अबाउट प्लान। तो प्लान बजट, क्योंकि बजट के अंदर क्या होता है, खर्चा वगैरह सब रहता है ना। तो हमारे पास 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक प्लान खर्चा होता है, एक अनप्लान खर्चा होता है। तो ये प्लान खर्चे की बात कर रहा है। मतलब जैसे हमारे पास पहले 5 ईयर प्लान हुआ करता था, इट इज ऑल्सो प्लान। ठीक है, कि पहले प्लान करेंगे कहां पे खर्चा करेंगे, फिर खर्चा करेंगे। तो सोच समझ के खर्चा करने को कहते हैं प्लान।
जिसके लिए गवर्नमेंट जो है बजट बनाती है, पहले 5 ईयर प्लान भी हुआ करता था, वो सारी चीजें। और कह रहा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, शॉर्ट टर्म ग्रोथ नहीं। तो अगर हम लोग पब्लिक के पैसे को, गवर्नमेंट के पैसे को कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करते हैं तो इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सकती है, ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। तो जब मैंने खर्चे की बात की तो डेफिनेटली बजट की बात करेंगे। तो बजट हमारे यहाँ पे दो तरह का होता है, एक होता है रिवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। देखिए बजट तो दोनों में कॉमन है। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, रिवेन्यू का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। पहले भी आपको मैं बता चुका हूं, रिवेन्यू बेसिकली यूज किया जाता है मेंटेनेंस के पर्पज के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए। कैपिटल का पर्पज होता है इन्वेस्टमेंट, और वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जिसके बदले में बाद में हमें रिटर्न मिलता है, उसे कहते हैं कैपिटल। तो दो तरह का होता है, रिवेन्यू बजट में रिवेन्यू रिसीट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ऐसे ही कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसके बारे में जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बात कर रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है भैया। देखिए एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, कोर्स खर्चा ही होता है ना, जो आप खर्चा पैसा करते हो। अब किस चीज में पैसा खर्चा हो सकता है, देखिए एक तो हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है। मान लो आप कोई कॉलेज बनाते हो, आप एक स्कूल बनाते हो, और उस स्कूल के बिल्डिंग बनाने में, उसकी लैंड को खरीदने में, उसका जो रेंट होता है, मतलब लैंड को खरीदने में, बिल्डिंग बनाने में जो भी खर्चा होता है, वो होता है आपका कैपिटल, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसके बाद जब वहां पे आप बिजली का बिल देते हो, आप स्टाफ की सैलरी देते हो, है ना, वहां पे सफाई कर्मचारी वगैरह होते हैं, उनको उनको पैसा देते हो, वो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। है तो दोनों एक्सपेंडिचर, लेकिन पहला जो एक्सपेंडिचर था वो लॉन्ग टर्म था, दूसरा जो एक्सपेंडिचर है वो डेली मेंटेनेंस के लिए होता है। तो ये फर्क होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है ये, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए रिवेन्यू रिसीट वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। रिवेन्यू रिसीट मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे मान लो आपने एक बार खोला, चल बार बार नहीं खोलते, एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। आपने एक रेस्टोरेंट खोला और डेली आपकी वहां से इनकम हो रही है, मंथली आपकी इनकम हो रही है, तो वो आपका रिवेन्यू रिसीट है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आप खर्चा करते हो, स्टाफ की सैलरी, बिजली बिजली वो सब खर्चा हो गया, तो मतलब शॉर्ट टर्म जो होता है। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, कैपिटल रिसीट क्या होता है। जैसे मान लो किसी स्टेट ने सेंटर से लोन लिया, ठीक है, उसने पैसा लिया, वो हो गया आपका कैपिटल रिसीट। या फिर जो गवर्नमेंट अपने एसेट्स बेचती है, जैसे कोई सरकारी कंपनी है, कोई पीएसयू है ना, उसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे जैसे अभी एयर इंडिया का हम लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो वहां से जो पैसा आया, क्योंकि वो हमारा एसेट था ना, उस एसेट को हम लोगों ने बेच दिया, उसको कहा जाता है कैपिटल रिसीट। या फिर मान लो हम लोगों ने अमेरिका से लोन लिया, हम लोगों ने वहां से 100 बिलियन लोन लिया, तो वो भी हमारा कैपिटल रिसीट होता है। या फिर मान लो तमिलनाडु ने जो है वो गवर्नमेंट से जो है $5 बिलियन का लोन लिया, तो वो उसके लिए कैपिटल रिसीट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो खर्चा होता है, जो एसेट क्रिएट करने के काम आता है। आप बिल्डिंग बनाते हो, स्कूल बनाते हो, पोर्ट्स बनाते हो, रोड्स बनाते हो, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है इनकम जनरेट करने के लिए, जिसमें आपको पैसा मिलता है, इनकम मिलती है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। एंड द मनी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इन द फॉर्म ऑफ लोन टू द स्टेट, तो डेफिनेटली जो स्टेट्स को दिया जाता है पैसा, वो भी एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के काम आता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है भैया, एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपकी जेब से पैसा जाता है, ठीक है, और रिसीट वो होती है जब आपकी जेब में पैसा आता है। अब वो पैसा आपकी जेब में आता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए भी आ सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी आ सकता है। जब शॉर्ट टर्म के लिए आता है तो उसे रिवेन्यू रिसीट कहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आता है तो कैपिटल रिसीट कहते हैं। और जब वो जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए जाता है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म के लिए जाता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस इतना सा फर्क होता है। बाकी आपने इकोनॉमी का जो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी होंगी, वहां पर डिटेल में आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, इकोनॉमी के आर्टिकल पढ़ने से पहले अपनी बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन को क्लियर कर लें, तभी इकोनॉमी के आर्टिकल समझ में आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। तो जिन बच्चों ने इकोनॉमी की बेसिक्स एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी हैं, 12th स्टैंडर्ड के पास हमारे पास एनसीईआरटी होती है, दो एनसीईआरटी होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। खासकर मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली आपने पढ़नी है, और गूगल की आप हेल्प ले सकते हो इन टर्म्स वगैरह का मीनिंग जानने के लिए। तो एक छोटी सी बुकलेट या फिर इकोनॉमी के नोट्स होते हैं, बना सकते हो। जब आपके पूरे इकोनॉमी की डेफिनेशन कवर हो जाती है अच्छी खासी, तब जाके आप इकोनॉमी के आर्टिकल पढ़िए। ऐसे ना समझ में नहीं आएगा, आप जो है डिमोरलाइज हो जाते हैं कि कोई समझ कुछ आता नहीं।
पहले समझिए उसके बाद पढ़िए, ठीक है। IITM रैंक्ड कंट्रीज टॉप हायर इंस्टीट्यूशन। तो देखिए क्या कहता है ये, तो बेसिकली हमारी कंट्री में हर साल रैंकिंग इशू की जाती है NIRF के द्वारा। तो ये इस साल भी जो है बहुत सारी रैंकिंग यहाँ पे दी गई। तो इंडिया में भैया जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, फिर आता है IIT बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, बस सारे की सारी लगभग यहाँ पे IIT ही है। 9वें नंबर पे आता है एम्स, और फिर 10वें नंबर पे आता है JNU, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ये है भैया इंडिया के टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे कौन सी आते हैं, सबसे पहले मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। सेंट स्टीफेंस कॉलेज वैसे टॉप 10 से पहली बार बाहर हुआ है, काफी जाना माना कॉलेज है। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC बहुत जाना माना कॉलेज है भैया, हमारे कंट्री के आधे से ज्यादा फाइनेंस मिनिस्टर तो यहीं से निकले हैं। हंसराज कॉलेज काफी पॉपुलर कॉलेज है, शाहरुख खान हंसराज कॉलेज में ही पढ़ते थे। आधा बॉलीवुड हंसराज कॉलेज से निकला, वैसे आपको बताऊं मैं, अनुराग कश्यप और ये सब लोग ना यही हिंदू कॉलेज या हंसराज कॉलेज यहीं पे पढ़ते थे। बहुत सारे लोग हैं, अनुराग कश्यप है, जब वी मेट का जो डायरेक्टर है इम्तियाज अली, वो भी यही कॉलेज से पढ़े हुए हैं। खैर, तो ये तो पूरी चीज हो गई। अब थोड़ा बात कर लेते हैं अपने, देखिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है ये कि कौन सा कॉलेज कितने टॉप रैंक में है, नहीं, इतना कंटेंट यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, ये आपसे पूछ सकता है कि NRIF क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ये आता है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम क्या हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो अभी उसको चेंज कर दिया है। 2015 से हम लोगों ने ये चेंज किया। और आगे बताता चलूं, जो गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो जिनको सरकारी फंडिंग मिलती है, उनको कंपलसरी होता है इस रैंकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना, कंपलसरी होता है। 2018 के बाद कंपलसरी कर दिया गया। 5 पैरामीटर में जो है डिसाइड किया जाता है कि वो अच्छा है कि नहीं है। तो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड जो है इंक्लूसिविटी एंड पीयर परसेप्शन, ये 5 कैटेगरी में किया जाता है। ये आपको याद होनी चाहिए, डेफिनेटली एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। बाकी ये तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, मैंने वहां से कॉपी पेस्ट वैसे कर दिया है इसको, ठीक है। मैनेजमेंट वाले में IIT अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कलकत्ता, ये मैनेजमेंट के टॉप कॉलेजेस हैं। और रिसर्च में जो है IISc बेंगलुरु, IIT ये सब करके उसमें आ जाता है। इंजीनियरिंग में भी आप देख सकते हो IIT मद्रास, IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, वो सब आते हैं। मेडिकल में एम्स सबसे पहले नंबर पे है। PGI जो है चंडीगढ़, वो आपका हो गया क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, और ये सब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, तो ये भी भैया मेडिकल में 5वें नंबर पे है। तो आप थोड़ा सा इसको देख सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इनमें से किसी कॉलेज में पढ़ते हो क्या, अगर पढ़ते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि हम लोगों ने अपना सेकंड बैच जो है लॉन्च कर दिया है। 3 तारीख से शुरू हो गया, अभी इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं, तो डिले नहीं हुआ है। अगर आप एडमिशन अभी लेते हो तो कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस डेफिनेटली आपको मिल जाएंगी, और उसके बाद जो है रेगुलर डेली क्लासेस कर सकते हो। 3 घंटे की क्लास होती है, बड़ी शानदार क्लास होती है, इंटरेक्टिव क्लास होती है। आप आराम से क्लास में डाउट वगैरह भी पूछ सकते हो, टीचर से बातचीत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चैट बॉक्स में सब कुछ कर सकते हो। बाकी आपको डेली टेस्ट होता है, आपका वीकली टेस्ट होता है, 15 दिन में आपका फिर से टेस्ट होता है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो जिस भी बच्चे को लेना है एडमिशन, करना क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, मैसेज करें, सारी इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट हैंड मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्म का लिंक आपको दिया हुआ, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है ये वाला, ईरान बेलारूस टू बी न्यूएस्ट SCO मेंबर्स। तो भैया SCO जो ग्रुप है, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उसकी एक्सपेंशन की ज्यादा बातचीत हम लोगों ने नहीं किया था, ठीक है। SCO की जब शुरुआत हुई थी, इसके अंदर बेसिकली कौन कौन सी कंट्री थी, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। लेकिन 2017 के अंदर हम लोगों ने SCO के अंदर इंडिया और पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया, और वो SCO की सबसे पहली एक्सपेंशन थी। तो अभी बात ये चल रही है कि इसके अंदर एक्सपेंशन के अंदर अभी बेलारूस और ईरान को भी ऐड किया जाएगा। बेलारूस तो आपको पता ही है, वो तो पुतिन के बहुत खास मित्र हैं बेलारूस वाले तो। और ईरान आपको पहले से पता ही है, ईरान भी जो है रशिया का भी मित्र है, चाइना का भी मित्र है। पहले ईरान और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हुआ करते थे, कुछ समय से थोड़े बिगड़ गए हैं हमारे सुर।
क्योंकि कश्मीर अमेरिका के प्रेशर में हम लोग बहुत ज्यादा ऑयल वगैरह भी वहां से नहीं लेते हैं। तो ये कुछ कुछ बातें हैं यहाँ पे, थोड़ा सा एससीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कुछ मैंने कंटेंट आपके लिए बनाया है, थोड़ा आप देख सकते हो। तो एससीओ जो है एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक यूरेशियन, यूरेशियन का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया। तो इसमें यूरोप की कंट्री भी है, एशिया की कंट्री भी है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये किसी भी दूसरी कंट्री को टारगेट करने के लिए नहीं है। ये बेसिकली आप ये कह सकते हो कि नॉन अलाइन्ड कंट्री के बारे में है, जो किसी थर्ड पार्टी को टारगेट नहीं करता है। आप इस तरह कह सकते हो। 2001 में इसको क्रिएट किया गया था, 2002 में इसका चार्टर तैयार हुआ था, 2003 में ये फोर्स में आया था, 2017 में जो है इंडिया और पाकिस्तान को भी यहाँ पे ऐड कर लिया गया था। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, ये 4 यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेट्स थे, और हो सकता है कि बेलारूस और ईरान को अभी यहाँ पे ज्वाइन भी कर दिया जाए। एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो होती है रशियन और चाइनीज। इतना आपको पता होना चाहिए। अब आप इन कंट्री सभी को ध्यान से देखिए, आपको इसमें कुछ चीज नजर आ रही होगी, आपको चीज नजर आ रही होगी कि इनमें से मोस्टली कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया को छोड़ के। तो इंडिया यहाँ पे ओड वन आउट है भैया। और ये जितनी भी बाकी कंट्री हैं वो रशिया और चाइना के दबाव में काम करती हैं, उनकी फ्रेंड हैं। अब दिक्कत यह है कि एससीओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि एससीओ को नाटो से कंपेयर कर रहे हैं। भैया तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? तो इससे को देख के तो ये लगता है कि इंडिया बेचारा फंस गया है यहाँ पे। इंडिया को इस ग्रुप का पार्ट होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा लग रहा है देख के। क्योंकि अगर आप नाटो को और एससीओ को करोगे आपस में, तो इंडिया तो नाटो वाली कंट्रीज के क्लोज है, हम तो डेमोक्रेसी हैं, एससीओ के क्लोज तो है ही नहीं। तो इनमें से किसी भी कंट्री के साथ जो है हमारा कोई बहुत खास नहीं है। हाँ, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्री है जैसे किर्गिस्तान वगैरह, यहाँ के रशिया के साथ तो खैर हमारा अच्छा है, बट अभी रशिया के भी थोड़े से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है धीरे धीरे, वो भी पाकिस्तान और चाइना के थोड़ा क्लोज होता चला जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। कल हम लोगों ने आपको 2 एमसीक्यूज दिए थे, दोनों के आंसर यहाँ पे दे दिया है मैंने। तो जो फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, तो भैया राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ये नहीं हो सकता है सस्पेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? तो पहले वाला हमारा जाता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड द लेबर, फोर्स्ड लेबर। आज के दो सवाल पूछे गए हैं वो ये प्रेसिडेंट के बारे में ही है, क्योंकि परसों यानी कि 18 तारीख को इलेक्शन होने वाला है प्रेसिडेंट के लिए। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे डाल देता हूँ। तो स्क्रीन को पॉज करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यही चीज आपको इंप्रूव भी करती है। तो 2 क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा मेंबर्स एंड द इलेक्टेड मेंबर्स। तो आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन केस ऑफ द बाइकैमरल लेजिस्लेशन ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी आर द पार्टिसिपेंट इन द election of the president. Consider the following statement: president should be qualified for the election as a member of the Rajya Sabha. President should not be hold any office of the profit as he qualified as a presidential candidate. कल आपको बताऊंगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है? तो जो भी एस्पिरेंट है सीरियस वाले, वैसे तो मुझे पता है कि जो भी बच्चे हमारे एनालिसिस देखते हैं सब सीरियस वाले ही हैं। आप इस स्क्रीन को पॉज करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालोगे। अगर ये नहीं डाल सकते तो कम से कम जो है गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, गुड नाइट कुछ भी है, आप मुझे पता होना चाहिए कि कौन से बच्चे एनालिसिस हमारी रेगुलरली देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं अभी एडिटोरियल। उस एडिटोरियल से मैंने यहाँ एक्चुअली 2 ही क्वेश्चन है, ये पहला और दूसरा तो एक ही क्वेश्चन है, रिफ्रेश कर रखा है बस, और ये अलग क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन हमारे पास है मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो आपकी जो कॉपी है आपने जो लगा रखी है मेंस वाले क्वेश्चन वाली, तो आप उनमें क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, अपने दोस्तों से मित्रों से चर्चा कर सकते हो कि भैया इसका आंसर क्या हो सकता है, और आप खुद का भी आंसर लिख सकते हो। कहता है पहला क्वेश्चन, डिस्कस हाउ रिसेंट डेवलपमेंट्स कैन शेप द वर्ल्ड ऑर्डर टुवर्ड्स यूरोसेंट्रिक ग्लोबल ऑर्डर। ठीक है, रीसेंट डेवलपमेंट मतलब ये करंट अफेयर में जो हो रहा है अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, उसके बारे में बात कर रहा है। बेसिकली ये बात कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। ठीक है, कि रशिया यूक्रेन वॉर होने के बाद से किस तरह दुनिया का जो ऑर्डर है वो यूरोसेंट्रिक हो सकता है और हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सेम है, यूरोप कैन नॉट एंड विल नॉट बी पैसिफिस्ट एनीमोर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। पैसिफिस्ट का मतलब होता है कि जिसको किसी चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कमेंट करना है 150 वर्ड्स में। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, विद द एडवेंट ऑफ द सोशल मीडिया हेट स्पीच हैज बिकम अ पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड ऑफन पॉलिटिकल लीडर्स। कमेंट करना है
तो इसमें ये 150 वर्ड्स में है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार एकदम मेंस के लिए मुझे लगता है काफी यहाँ पे हो आ सकता है क्वेश्चन। तो भैया बात घुमा फिरा के ये है कि यूक्रेन और रशिया के वॉर से पहले यूरोप सो रहा था। यूरोप को इस दुनिया से कोई मतलब नहीं था। यूरोप को लगता था कि वो सबसे बढ़िया है, शांति प्रिय है, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स की वैल्यू करते हैं और उनको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मस्ती में ही मस्त था। यूरोप को ये जो थोड़ी सी नींद जो यूरोप की टूटी, तो सबसे इसका सिलसिला एक्चुअली शुरू हुआ सीरिया वॉर के बाद। सीरिया में जब चीजें खराब हुई तो सीरिया से जो है मिलियंस ऑफ जो रिफ्यूजीज थे वो भैया यूरोप के दरवाजे के ऊपर खड़े हो गए। यूरोप तब वहां से थोड़ा सा हिलना शुरू हुआ। फिर जो है अफगानिस्तान हो गया, तो उसके बाद भी बहुत सारे रिफ्यूजीज वगैरह वहां पे गए। अब घुमा फिरा के जो सबसे बड़ी चीज हुई वो हुई रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, रिफ्यूजीज अ डिफरेंट केस फिर भी। अब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप को यह लगने लगा कि भैया अब तो खतरा तुम्हारे सर पे है, अब तुम लोग ऐसे डिसइंटरेस्टेड नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे के ऊपर पुतिन भाई साहब खड़े हुए हैं न्यूक्लियर बम को लेके। तो यूरोप जो है की जो नींद थी उससे जाग रहा है धीरे धीरे। और जब इतने समय से यूरोप डिसइंटरेस्टेड चल रहा था, अभी अचानक से उसकी नींद खुल गई है। तो उसी के बारे में बेसिकली पूरा आर्टिकल है कि किस तरह से यूरोप की जो अप्रोच थी, आज जो अप्रोच है, फ्यूचर में क्या अप्रोच होगी, उसका इंपैक्ट यूरोप के ऊपर क्या होगा, उसका इंपैक्ट दुनिया के ऊपर क्या होगा, उस इस आर्टिकल में ब्रीफली उस चीज को मेंशन किया गया है। शुरुआत बहुत अच्छी करी है। शुरुआत कहता है कि अर्लियर मतलब पहले, यूरोप मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले दुनिया की जो पॉलिटिक्स थी वो यूरोप सेंट्रिक हुआ करती थी, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे डिफेंस हो। यूरोप के से चलता था सब कुछ। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वो सब डिसाइड करते थे दुनिया कैसी होगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका उठ खड़ा हुआ। आज भी जो यूरो और जो अटलांटिक है भैया वो यूएसए के दम पे खड़े हुए हैं। तो आज भी जो दुनिया का लगभग लगभग ऑर्डर है वो आप कह सकते हो मोर और लेस यूएसए वाला है। लेकिन चीजें चेंज हो रही हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है। एक तरफ यूएसए है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ रशिया है, एक तरफ जो है जर्मनी है, एक तरफ यूके है, और कहीं ना कहीं इंडिया भी इसी लाइन में आ गया है। अब जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड है। लेकिन कहता है the new security consciousness in the Europe will reduce the Washington ability to continue as a fulcrum in the transatlantic strategic imagination। न्यू सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस का मतलब यह है कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया तो जो कॉन्शियसनेस थी यूरोप की, जो वो सो रहा था, वो अभी जाग गया है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आने वाले समय में वॉशिंगटन के ऊपर जो डिपेंडेंस थी यूरोप की वो थोड़ी कम होती नजर आएगी। अगर मिस्टर ट्रंप भाई साहब 2024 में दोबारा से इलेक्शन जीत के आ गए, और इसके काफी चांसेस भी हैं, और ट्रंप भाई साहब तो यूरोप कंट्रीज को जो है सीधा सीधा गरियाते थे। वो कहते थे कि देखो भैया मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरे पास, ठीक है, तुम अपना देख लो, मुझे अपना देखने दो। अगर आपको नाटो का मेंबर रहना है तो आपको अपने जीडीपी का 2% खर्चा करना पड़ेगा, नहीं कर सकते तो नाटो से निकल जाइए। ट्रंप तो सीधा सीधा बोलता था। अगर 2024 में ट्रंप आ गया तो यूरोप को अपने ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा, वो अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता। पर वैसे भी अमेरिका तो थक गया है ना। अमेरिका इज फटीग। इराक में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, कहां कहां करेंगे भैया, है ना। तो इसलिए यूएसए के ऊपर अब बहुत ज्यादा आप डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते हो। तो यूरोप को जो है थोड़ा अभी सोचना पड़ेगा, अपने थोड़ा नया जो रियलिटीज हैं उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ऐसा क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो है रशिया है, तो यूरल माउंटेन है बेसिकली। यूरल माउंटेन के ईस्ट साइड में होता है रशिया, जो कि एशिया में आता है। यूरल माउंटेन के वेस्ट साइड में होता है रशिया, जो कि यूरोप के अंदर आता है। तो यूरल माउंटेन जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है फिनलैंड, यहाँ पे है स्वीडन। तो ये दोनों कंट्री अभी नाटो का मेंबर बनने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल है वहां पे प्ले करने वाला है वो है जर्मनी। यूके के भैया दिन खत्म हो चुके हैं, अब यूके की कोई बात नहीं करता, बात करते हैं जर्मनी की। ठीक है, जर्मनी को कहा जाता है यूरोप का इंजन। तो पूरे यूरोप को जो है अकेला जर्मनी खींचता है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, और चाहे वो जो है इकोनॉमी हो, जर्मनी ही सबका माई बाप है। खैर,
तो ये अप्रोच में चेंज जो हुआ है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कहता है द मूड इन द यूरोप सीम्स टू बी चेंजिंग। सीधी सी बात है, पहले आप अमेरिका की बात करते थे, आज आप खुद की बात कर रहे हो। अ शिफ्ट इन द नैरेटिव फ्रॉम द पैसिफिज्म टू द इनसिक्योरिटी इंड्यूस्ड मिलिट्रिज्म। तो पहले तो आप सो रहे थे, पैसिफिस्ट हो गए थे। पैसिफिस्ट का मतलब होता है कि जो किसी और में इंटरेस्ट नहीं लेता। अब आप जो है मिलिट्रिज्म की तरफ बढ़ रहे हो। इसका जो है अंदाजा लगाया जा सकता है किस बात से, बर्लिन जर्मनी, जर्मनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने डिफेंस बजट को कम से कम 100 बिलियन यूरो बढ़ाएगा। क्यों बढ़ा रहा है, क्यों उसको जरूरत नजर आ रही है? क्योंकि रशिया जो है वो खड़ा हुआ है आपकी सिक्योरिटी को लेके, कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। कहता है रशियन अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन हैज लेड टू द अनमिसेबल फीलिंग ऑफ द यूरोप। तो जब आप चिल कर रहे थे पहले, अभी वो चिल करने का समय गया। आप इसको इंडिया से कंपेयर करिए। इंडिया एक गरीब कंट्री है, कितनी मिलियंस ऑफ लोग इंडिया में पुअर हैं। अगर इंडिया को अपने डिफेंस के ऊपर कम खर्चा करना पड़ता तो वो कितना सारा पॉवर्टी हम लोग इंडिया से हटा सकते थे। उस पैसे को हम लोग कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते थे ना, स्पेस में, हेल्थ में, आईटी में। तो इंडिया के ऊपर जो बर्डन है, अब ये मजा यूरोप कंट्रीज ने लूटा। यूरोप कंट्रीज को डिफेंस पे ज्यादा खर्चा करना नहीं पड़ा, इनकम उनकी बढ़िया है। तो वो पैसा कहां पे खर्चा करते हैं? टेक्नोलॉजी पे खर्चा करते हैं, हेल्थ पे खर्चा करते हैं, इंश्योरेंस पे खर्चा करते हैं, एजुकेशन पे खर्चा करते हैं। इंडिया बेचारा वो नहीं कर पाता, हम लोगों को वहां से पैसा खींच के डिफेंस में खर्चा करना पड़ता है। लेकिन अब देखो यूरोप की अप्रोच यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो आने वाले समय में यूरोपियन कंट्री डिफेंस के ऊपर खर्चा ज्यादा करेंगी, तो उनका जो एजुकेशन और दूसरी चीजें हैं उसके ऊपर पैसा डेफिनेटली कम होगा। ये बड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन यहाँ पे बनने वाला है आने वाले समय में। यूरोप हैज बीन रूडली वोकन अप फ्रॉम इट्स लेजी स्लंबर। मैंने आपको बता ही दिया, स्लंबर का मतलब होता है गहरी नींद, जो गहरी नींद में सो रहे होते हैं, स्वीट ड्रीम्स। अभी स्वीट ड्रीम्स नहीं है भैया, अभी तो नाइटमेयर आने वाला है। नाटो हैज 2 मोर एलिमेंट्स। तो फिनलैंड को, स्वीडन को भी यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। फिनलैंड स्वीडन के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। पहले तो ये नाटो का मेंबर बने ही नहीं थे, इनका कहना था कि भाई हम तो न्यूट्रल रहेंगे। अब जब पुतिन भाई साहब आए तो कहने लगे प्लीज 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 हमें नाटो के अंदर ले लो। मैं यूरोप को जो है सार्केस्टिक वे में क्यों बात कर रहा हूं, मेरा इसके पीछे रीजन है। क्योंकि यूरोप ने कभी भी एशियन कंट्रीज की या अफ्रीकन कंट्रीज की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझा ही नहीं। जबकि एशिया और यूरोप और लैटिन अमेरिका के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स दी गई हैं वो सब यूरोप की ही देन है। कॉलोनाइजेशन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, आज इन कंट्रीज के अंदर जो भी प्रॉब्लम है भैया वो इनका जन्म इन्होंने ही दिया है। और आज ये इनकी तरफ आंख बंद करके बैठे हैं। ये कहते हैं कि हम लोग जो भी करेंगे यूरोप के लिए करेंगे, तुम लोग भाड़ में जाओ। सोचने की बात है। तो ये जो मतलब जो मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, ह्यूमन राइट्स की बातें करते हो, वो है ना, फ्रीडम की बातें करते हो, वो तब तक करते हो जब तक आपके ऊपर बात नहीं आती है। जब आपके ऊपर बात आ जाती है तो आप सब चीजों को इग्नोर कर देते हो। कैसे? देखो, वो इन्होंने यहाँ पे बताया है। इंपैक्ट क्या होगा यूरोप के ऊपर? जर्मनी जो है कि जो सेल्फ इमेज थी पैसिफिज्म वाली, वो उससे बाहर आ रहा है, तो पैसा खर्चा कर रहा है। तो जर्मनी जो है अभी अपने पूरे जीडीपी का 1.2 या 3% जो है, 1.2 या 1.23% डिफेंस पे खर्चा करता है। अभी उसको वो है 2% से प्लस लेके जाएगा। ठीक है। देयर अपीयर्स लिटिल फेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द यूनाइटेड नेशन और द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। अभी तक तो यूरोप ये कह रहा था जो करेगा यूनाइटेड नेशन करेगा, जो करेगा यूएनएससी करेगा, हमें उसके ऊपर पूरी फेथ है। लेकिन जब अभी आपके ऊपर बात आई, आप कह रहे कि नहीं नहीं, हम लोग तो नाटो में बिलीव करेंगे, हम लोग तो यूरोपियन यूनियन में बिलीव करेंगे। तो जब आपके ऊपर बात आई तो आप इनके अंदर बिलीव करने लगे। जब दूसरों के ऊपर बात आती थी, कोई आपसे हेल्प मांगता था, तो आप यूएनएससी की और यूनाइटेड नेशन की दुहाई देते थे। सोचने वाली बात है। यूरोपियन स्टेट्स आर डीपली वरीड अबाउट द ग्लोबलाइजेशन इंड्यूस वल्नरेबिलिटी। अब यहाँ पे ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अभी तक जो है यूरोपियन कंट्री वो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करती थी, और क्योंकि उनकी कंपनीज जो है दूसरे देशों में जाकर इन्वेस्टमेंट करती थी। अब इससे हुआ ये कि यूरोपियन कंट्री चाइना, वियतनाम, इंडिया, इन कंट्री के ऊपर डिपेंड हो गई, क्योंकि उनकी कंपनीज ने वहां पर जाके प्लांट्स वगैरह लगाए। अब यूरोपियन कंट्री वाले बेचारे परेशान है, करें तो क्या करें। उनकी कंट्री के अंदर तो प्रोडक्शन होता नहीं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रोडक्शन सारा एशियन कंट्रीज में होता है। तो आने वाला समय काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो क्या यूरोप जो है ग्लोबलाइजेशन को काउंटर करेगा, क्या वो ग्लोबलाइजेशन से वापस जाएगा? ये काफी इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है। लॉस ऑफ द फेथ इन द मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, तो यूनाइटेड नेशन वगैरह की वो बात कर रहा है, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएच एंड ऑल दैट। दुनिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इस चीज का?
यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू ऑफ द फ्रेंड्स एंड द एनिमीज। तो ये देखिए, यूरोपियन कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सीधी सी बात है। तो यूरोप उन्हीं कंट्री को फ्रेंड मानता है जो कि डेमोक्रेटिक है। जो नॉन डेमोक्रेटिक है, यूरोप उनको फ्रेंड नहीं मानता। इंडिया का यहाँ पे बड़ा क्यूरियस केस है। यूरोप इंडिया को अपना फ्रेंड मानता है क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी हैं, लेकिन जो हम लोगों ने यूक्रेन को लेके स्टैंड लिया है, उसको लेके यूरोप के जो एटीट्यूड है इंडिया को लेके थोड़ा सा खराब है। तो कहता है आने वाले समय में क्या होगा, जो भी यूरोप के द्वारा पॉलिसीज ली जाएंगी वो दे विल बी बाई यूरोप, बाई यूरोपियंस, अमंग यूरोपियंस, फॉर यूरोपियंस। तो उनको भैया दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपने अपना देखो, तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। यूरोपियन यूनियन विल लीड द वे इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आने वाले समय में चाहे टेक्नोलॉजी, ह्यूमन राइट्स हो, सबका कुछ भी हो सकता है, आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन अपना स्टैंडर्ड सेट करेगी, जो अभी तक अमेरिका करता आ रहा था। तो अमेरिका के साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन वाले मेंबर्स दुनिया का स्टैंडर्ड सेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे इंडिया के लिए डायलेमा है, इंडिया करे तो क्या करे? इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ जाए, अमेरिका के साथ जाए, या इंडिपेंडेंट जाए? है ना, प्रॉब्लम इंडिया जैसी कंट्री को हो गई है, राइट? क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो भी स्टैंडर्ड सेट करेगा पूरी दुनिया के लिए, वो इंडिया को मानना मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि हम इतने पावरफुल अभी है नहीं कि हम लोग इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना सकें। तो मजबूरी है हमारे साथ। तो इंडिया को देखना रहेगा क्या हम लोग यहाँ पे स्टैंड लेते हैं, किस तरह से दुनिया बदलती है नहीं बदलती है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आर्टिकल था, मुझे करने में बहुत मजा आया, और आज यूरोप के मजे लिए हम लोगों ने बहुत सारे। इसका काउंटर आर्गुमेंट भी पूरा हो सकता है डेफिनेटली, किसी दिन किसी और नए आर्टिकल में हम लोग काउंटर आर्गुमेंट करेंगे, क्योंकि ये जो लिखा गया है आर्टिकल, ये भी थोड़ा सा सार्केस्टिक वे में ही लिखा गया है, तो मैं इसलिए मैंने मजे लूटने के लिए इसको सार्केस्टिक वे में ही बता दिया। अदरवाइज इसका काउंटर आर्गुमेंट भी डेफिनेटली होगा, और इसको जब भी आएगा तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उस दिन हम यूरोप की खूब तारीफ करेंगे, ठीक है। तो तारीफ के लिए वेट कर लो, आज हम लोगों ने मजा लूट लिया। अच्छा आर्टिकल था, मजा आया, लाइक हिट करो इसको, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है स्टैंप आउट दिस हेट स्पीच मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क, ठीक है। तो इसको तो हम लोग यहीं से करने वाले हैं। जो है, कहाँ गया भैया, ये रहा, ठीक है। देखिए क्या कहता है, स्टैंप आउट दिस हेट स्पीच मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क। देखिए अगर आप इस आर्टिकल को खुद से पढ़ते हो तो ये पूरा पॉलिटिकली बायस्ड आर्टिकल है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर पढ़ भी रहे हो तो कम से कम इसको न्यूट्रल अप्रोच के साथ पढ़ें। अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसका काउंटर आर्गुमेंट जरूर सोचें, अगर आपको न्यूट्रल रहना है तो। अगर बार बार उसी चीज को पढ़ेंगे तो काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर जो है गोंसाल्विस जी ने भर भर के जो है बीजेपी को, राइट विंग को, गवर्नमेंट को गालियां दिया है, जो हमारा पर्पज नहीं है। तो हमारा पर्पज ओपिनियन पढ़ना नहीं होता न्यूज़पेपर में। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ओपिनियन पढ़ना, नहीं, हमारा पर्पज होता है आइडिया। आइडिया क्या है? आइडिया हेट स्पीच, ये आइडिया है, ठीक है। हेट स्पीच क्यों फैल रही है, वो आइडिया है। हेट स्पीच को कैसे दूर किया जा सकता है, वो आइडिया है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो बायसनेस वगैरह वो सब, वो नहीं, वो हम लोगों को नहीं करना रहता। इनका पर्सनल व्यू हो सकता है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये थोड़ा सा को बताता चलूं। तो इनका देखिए अभी क्या हुआ था नुपुर शर्मा वाले केस में। नुपुर शर्मा वाले केस में जो है कुछ जजेस ने बोला गया था कि नुपुर शर्मा आए, वो टीवी पे माफी मांगे, और कुछ जजेस ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि जो भी कंट्री में जो वायलेंस हो रहा है वो नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट की वजह से हो रहा है। सबने अपने पढ़ा होगा वो चीजें, है ना। तो भैया उन जजेस के खिलाफ जो सोशल मीडिया के ऊपर हुआ है हंगामा, वो सबको पता है। सोशल मीडिया, उनको टारगेट किया गया, जजेस को टारगेट किया गया, कई जजेस की तो फैमिली तो को थ्रेटन किया गया, उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी। एक जज जो थे उनको तो अपना घर शिफ्ट करना पड़ा। तो ये जो जुडिशरी के ऊपर जो अटैक हो रहा है, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, उसी के बारे में बेसिकली इन्होंने यहाँ पे बात किया है। फिर बाद में ये चीज इन्होंने हेट स्पीच को जो है लेके बात चली, ठीक है। कई सारे इवेंट हुए हैं ऐसा पिछले कुछ समय में, चाहे वो जुबैर को अरेस्ट करना हो या कुछ और चीजें हो, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा उस बातों में नहीं जाएंगे। तो जुडिशरी को इंटीमेट किया जाता है। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ये जो लोग इंटीमिडेट करते हैं, जो धमकियां देते हैं, ये है कौन? ये अंडरग्राउंड नेटवर्क है, लेकिन इनको फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देता है? ये सोचने की बात है। इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। कोई एक पार्टी नहीं, सभी पार्टी होती हैं। सभी पार्टी के अपने आईटी सेल्स होते हैं। सभी पार्टी अपने बेनिफिट के लिए चीजें करती हैं, ठीक है। जैसे मान लो, अगर देखो, वैसे मुझे लगता है कि आप ट्विटर यूज नहीं करते होंगे, लेकिन अगर आप ट्विटर यूज करते हो तो रोज आपको ट्विटर पे सुबह शाम जो है कुछ ना कुछ नया ट्रेंडिंग देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया ट्रेंडिंग देखने। तो ये चीजें ट्रेंडिंग कैसे हो जाती हैं? ये इनके जो आईटी सेल्स होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो चीजों को ट्रेंड कर देते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले एक ट्रेंड हुआ था
ट्विटर पे, एक यूट्यूब पे, ट्विटर पे गए, जिसमें जो है वो ये देश के अंदर जो बेरोजगारी है उसको लेके जो है बीजेपी गवर्नमेंट को पूरी तरह से उन्होंने जो है खरी खरी सुनाई थी। कभी कभी कुछ और ट्रेंड हो जाता है राहुल गांधी को लेके, तो इनका कहना है कि ये चीजें ट्रेंडिंग वगैरह जो होती है, इन पार्टीज के ऊपर आईटी सेल्स होते हैं, ये हेट ट्वीट करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वो राइट विंग, लेफ्ट विंग, सब विंग का वो हो सकता है ना। जैसे लव जिहाद को लेके जिस तरह की चीजें होती हैं, और काउ विजिलेंटी को लेके जिस तरह की चीजें की जाती हैं, इंटरनेट के ऊपर जो वीमेन को जिस तरह से टारगेट किया जाता है, जर्नलिस्ट को जिस तरह से टारगेट किया जाता है, फिर इन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे कई ऐसे कश्मीरीज को जो टारगेट किया जाता है इंटरनेट के ऊपर, और 2017 में तो गौरी लंकेश की हत्या भी कर दी गई थी, जो काफी हाई प्रोफाइल केस भी रहा था। तो ये कुछ चीजें जो है इन्होंने कही हैं कि ये सब चीजें होती हैं, नहीं होनी चाहिए ऑफ कोर्स, और आईटी सेल्स होते हैं इन कंपनीज वगैरह के, वो सब चीजें करके। एक इन्होंने सॉफ्टवेयर का नाम बताया, मुझे पहले नहीं पता था ये, टेग फोक करके कोई एप्लीकेशन है। ये क्या करती हैं, एनक्रिप्टेड जो मैसेज होते हैं नेटवर्क इंटरनेट के ऊपर वो भेजती हैं, जिसकी वजह से कोई भी टॉपिक ट्रेंड हो सकता है। मान लो आपको ट्रेंड करवाना है जो है इंडियन एम्बलम, ये आपने ट्रेंड कराना है, इंडियन एम्बलम फेक, ये आपको ट्रेंड करवाना है ट्विटर के ऊपर। तो ये लोग क्या करते हैं, टेग फोक नाम की एक एप्लीकेशन है, ये उससे यूज करते हैं, 500, 700, 1000, 2000, लाख, 2 लाख ट्वीट लगातार भेजते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेंडिंग हो जाता है। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं। उसके अलावा फेक वीडियोस वगैरह बनाई जाती हैं, पिक्चर वगैरह चेंज करके, वो सारी सारी चीजें, जिसकी वजह से वायलेंस होता है डेफिनेटली। और ये वायलेंस कई जगह पे देखने को मिला, यूपी में देखने को मिला था कुछ साल पहले, जब दंगे वगैरह भड़के थे वहाँ पे कानपुर में और शामली वगैरह वाले एरिया में। तो वो चीज़ें उन्होंने बेसिकली वही कही है कि आईटी सेल वगैरह का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये हेट स्पीच वगैरह का वो सब जो है, रेप थ्रेट दिए जाते हैं। और यूजुअली क्या रहता है, ये जो लोग हेट स्पीच वगैरह फैलाते हैं ना ट्विटर वगैरह के थ्रू, ये वीपीएन नेटवर्क का यूज करते हैं, मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिससे आप इनकी लोकेशन का भी पता नहीं लगा सकते। ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो क्या सोल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए सोल्यूशन तो अल्टीमेटली देखो कुछ भी हो जाए, जब तक लोग, अगर वो अवेयर नहीं होते हैं, जब तक लोग नहीं चाहते कि समस्या दूर हो, तब तक वो समस्या दूर नहीं हो सकती। गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अल्टीमेटली किसी भी देश, किसी भी सिस्टम को लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले तो लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, है ना, फैक्ट चेक करने पड़ेंगे। कोई भी न्यूज आपके पास आती है व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी, तो पहले उसको थोड़ा चेक कर लें, है ना, ये सही है कि नहीं है, थोड़ा सा वो चीज करना चाहिए। पब्लिक को अवेयर होना चाहिए। पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो इलेक्शन के दौरान या कहीं पे भी उनको हेट स्पीच का यूज नहीं करना चाहिए डेफिनेटली, राइट। मीडिया का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो सकता है, सेलिब्रिटीज का भी काफी बड़ा रोल हो सकता है। तो ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। उसके अलावा कानून तो है ही है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कानून बनाए जाए, उनका प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया जाए, वो कुछ चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो हेट्रेड प्राइमरीली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्संस डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ, अगर इसके खिलाफ आप कुछ भी लिखते हो, बोलते हो, तो वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। इंडिया में हेट स्पीच को लेकर कोई स्पेशल कानून नहीं है। दूसरे कानून जो हमारे पास है उनके तहत ही किया जाता है। जैसे सेक्शन 153A, 153 भी आईपीसी है, वो बात करता है अगर आप एनिमिटी, नफरत फैलाते हो दो ग्रुप के बीच में। आर्टिकल 295A है आईपीसी का, ये भी उसी के बारे में बात करता है। रिलीजियस फीलिंग अगर आप हर्ट करते हो, 505A और 505(2), ये भी उसी के बारे में बात करता है। पब्लिकेशन, सर्कुलेशन ऑफ द कंटेंट, तो इंटरनेट वगैरह के ऊपर, न्यूज़पेपर वगैरह में अगर आप हेट्रेड फैलाते हो। सेक्शन 123 और 125 आरपीए, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके बारे में बात करता है कि जो इलेक्शन रैली वगैरह होती हैं तो उसमें कम्युनिटी, कास्ट, लैंग्वेज जो है आपकी वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो उसके बारे में बेसिकली बात कर रहा है। तो अच्छा आर्टिकल था वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है, यूरोप के बारे में डिस्कशन कर लिया। आई होप ये दोनों आंसर आप लिखने की पोजीशन में भी हो सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब तो आज इतना ही करेंगे दोस्तों। अगर आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी अटेंडेंस जरूर दे दिया करो एक बार, ठीक है। पता चलता रहेगा कि मुझे कौन बच्चे हैं वो जो हमारे एनालिसिस को रेगुलरली देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।